हजारों साल पहले जब धरती पर होमो सेपियंस अपनी सभ्यता गढ़ रहे थे, तब ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं थी। यहाँ एक और जाति रहती थी जो ताकतवर थी, चालाक थी और शिकार में बेजोर। ये थे निएंडरथाल्स, बर्फीली गुफाओं में रहने वाले, आग को काबू करने वाले और विशाल जानवरों का सामना करने वाले। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सचमुच विलुप्त हो गए या उनका कुछ अंश आज भी हमारी नसों में बह रहा है? और क्या महाभारत का घटोत्कच या रामायण का बाली सिर्फ कल्पना था, या फिर सच में उनका कोई रिश्ता उन इंसानों से था? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। जर्मनी, साल 1856। डसेल्डॉर्फ के पास एक घाटी, निएंडरटैल। यहाँ एक चूना पत्थर की खान में मजदूर पत्थर तोड़ने में लगे थे। दिन सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद एक मजदूर की औजार किसी कठोर चीज से टकराई। पत्थर का टुकड़ा टूटा और अंदर से कुछ भूरे रंग की हड्डियां दिखाई दीं। पहले सबको लगा कि ये किसी जानवर की हड्डियां होंगी, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सामने एक खोपड़ी निकली। ये खोपड़ी किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थी। भौहें मोटी और बाहर निकली हुई, खोपड़ी लंबी और भारी और माथा लगभग सीधा। इसके साथ अन्य हड्डियां भी मिली, एक हाथ, एक पैर, पसलियां। खदान के मालिक को लगा कि ये खोज साधारण नहीं है। हड्डियां लोकल टीचर्स और विज्ञान के जानकार योहान कार्ल फ्यूलरॉट के पास भेजी गईं। फ्यूलरॉट ने ध्यान से देखा और कहा, ये हमारी प्रजाति के नहीं हैं। ये किसी और तरह के इंसान थे जो बहुत पहले रहते थे। हालांकि बाद में 1864 में आयरिश भूविज्ञानी विलियम किंग ने इस प्राचीन मानव प्रजाति को होमो निएंडरथैलेंसिस नाम दिया। यहीं से दुनिया ने पहली बार निएंडरथल नाम सुना। लेकिन ये लोग कौन थे, वे कहां से आए थे और क्यों गायब हो गए? इन सवालों के जवाब के लिए हमें 4 लाख साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के बड़े बड़े सम्राटों और राजवंशों की कहानी लेकर आएंगे। चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो या फिर भारत के वो राजा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सबकी कहानी एक एक करके आपके सामने पेश करेंगे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री अंदाज में। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज शुरू करें तो कमेंट में जरूर लिखिए साम्राज्य। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है। करीब 4 से 5 लाख साल पहले धरती का मौसम बदल रहा था। बर्फीली हवाएं यूरोप की घाटियों में बह रही थीं, जंगल सिकुड़ रहे थे और लंबे लंबे हिमयुग धरती को अपनी ठंडी चादर में लपेट रहे थे। यही वह समय था जब एक नई मानव प्रजाति ने जन्म लिया, निएंडरथल। वे अचानक से नहीं आए थे। उनकी जड़ें एक पुरानी प्रजाति होमो हाइडेलबर्गेंसिस में थीं, जो अफ्रीका और यूरोप दोनों में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका गर्म और यूरोप ठंडा होता गया, उनकी संतानें 2 अलग दिशाओं में विकसित होने लगी। यूरोप और पश्चिम एशिया के हिस्से में रहने वाले धीरे धीरे निएंडरथल में बदल गए। उनका इलाका तब और अब अगर हम उस समय का नक्शा आज के हिसाब से देखें तो निएंडरथल पश्चिमी यूरोप के स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की घाटियों में थे। वे आगे बढ़कर इटली के पहाड़ों और बाल्कन प्रायद्वीप तक पहुंच गए। पूर्व की ओर वे तुर्की, इजराइल, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के रेत और पहाड़ियों में घूमते थे। कुछ कबीले और भी आगे ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की पहाड़ियों में रहने लगे। रूस के दक्षिणी हिस्से और साइबेरिया के आल्ताई पर्वत में भी उनके निशान मिले हैं। भारत में सीधे निएंडरथल की हड्डियां तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में उनके बनाए औजार जैसी वस्तुएं मिली हैं। बट हाल ही में एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ जिसका नेतृत्व यूसी बर्कली और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने किया। इन वैज्ञानिकों ने भारत के 2700 से ज्यादा लोगों के जीनोम का गहराई से विश्लेषण किया। परिणाम वाकई चौंका देने वाले थे। भारतीयों के डीएनए में 1-2% निएंडरथल जीन मौजूद है, यानी उतना ही जितना यूरोप और अमेरिका के लोगों में पाया जाता है। इसका मतलब साफ है, भारत और इसके आसपास के प्राचीन मानव समूहों ने निएंडरथाल से भी संपर्क किया, उनके साथ जीवन बिताया
और आने वाली पीढ़ियों में उनकी झलक आज तक बची रही। अब जरा सोचिए, रामायण में लंका का राक्षस राज रावण, उसके भाई कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर, महाभारत में गटक गटक भोजन करने वाला घटोत्कच, क्या ये सब केवल कल्पना थे या इनका आधार कहीं उन प्राचीन मानवों में था जिनकी ताकत, रूप, रंग और अलग पहचान आज भी हमारे डीएनए में छिपी हुई है? इस रहस्य को हम वीडियो के आगे पार्ट में खोलेंगे। लगभग 4 लाख साल पहले जब यूरोप की भूमि ठंडी और बर्फ से ढकी थी, वहां 2 अलग अलग मानव प्रजातियां रहती थीं, निएंडरथल और होमो सेपियंस। निएंडरथल, ये लोग ठंडी, कठोर और जंगली जगहों के योद्धा थे। उनका शरीर मजबूत और भारी था, कंधे चौड़े, और वे कठिन मौसम का सामना करने में माहिर थे। उनकी आंखों में इंसानियत की चमक थी, लेकिन वे अपने जीवन में जंगली ताकत और साहस से भरे हुए थे। होमो सेपियंस, वहीं हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में होमो सेपियंस धीरे धीरे आकार ले रहे थे। वे गर्म, खुले मैदानों में रहने वाले रणनीतिकार थे। उनका शरीर पतला और लंबा था, वे तेज दौड़ सकते थे और उनके औजार भी अलग और उन्नत थे। दोनों प्रजातियां एक दूसरे से अलग थीं, अपनी अपनी दुनिया में जी रही थीं। सोचिए, अगर आप उस समय यूरोप के जंगलों और पहाड़ों में चले जाएं, तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे, खाल पहने, मजबूत कंधों वाले और तेज नजर रखने वाले। वे न केवल ताकतवर थे, बल्कि उनके जीवन के पीछे एक समृद्ध संस्कृति और संवेदनाएं भी थीं। उनकी भाषा कैसी थी? वे अपने बच्चों को कैसे पालते थे? बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखते थे? इन सब सवालों के जवाब हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। निएंडरथल का जीवन छोटे छोटे समूहों में बंटा था। हर समूह में कुछ परिवार, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग साथ रहते थे। उनके घर स्थायी नहीं थे, मौसम और जरूरत के हिसाब से वे बदलते थे। कभी ऊंची चट्टानों की गुफाओं में जो बर्फीली हवाओं से बचाती थीं, कभी लकड़ी और पशुओं की खाल से बनी अस्थायी झोपड़ियों में जहां वे शिकार के इलाकों के पास रह सकें। आर्कियोलॉजिस्ट को यूरोप और पश्चिम एशिया के कई कोनों में ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां आज भी पत्थर की आग की चौकियां जमी हुई हैं। फ्रांस की शौवे गुफा, स्पेन की एल सिड्रोन घाटी और इजराइल के केबारा गुफा जैसी जगहों पर इन चौकियों के चारों ओर बिखरी पड़ी हैं हड्डियों के ढेर। कुछ पर बड़े जानवरों के काटने के निशान, कुछ पर इंसानी औजारों के तेज धार से बने कट, और पास ही पड़े हैं टूटे पत्थरों के टुकड़े जिनसे भाले और चाकू जैसे हथियार बनाए गए थे। ये दृश्य हमें बताते हैं निएंडरथल का जीवन पूरी तरह सामूहिक था। वे शिकार में एक साथ निकलते, फिर लाए गए मांस को आग पर भूनते और हर सदस्य के साथ बांटते। लेकिन इन अवशेषों में एक और कहानी छिपी है। कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जिनमें टूटी हड्डियों के पुराने निशान हैं। इराक के शानीदार गुफा में मिला एक कंकाल जिसका हाथ बचपन में ही कट गया था, घुटना बुरी तरह चोटिल था और जो संभवतः वह व्यक्ति दशकों तक जीवित रहा। इसका मतलब है कि साथियों ने उनकी देखभाल की, उन्हें भोजन और शेल्टर दिया और ठंड से बचाया। दिन की शुरुआत अक्सर सूरज निकलने से पहले होती। कुछ लोग शिकार के लिए निकलते, हिरण, घोड़े या कभी-कभी विशाल मैमथ का पीछा करने। जैसे महाभारत के जरासंध एक बहादुर और चतुर योद्धा थे जो अपनी ताकत और रणनीति से दुश्मनों का सामना करते थे, वैसे ही निएंडरथल भी अपने समूह में मजबूत योद्धाओं की मदद से बड़े जानवरों को शिकस्त देते थे। जरासंध की तरह, जो अपनी ताकत और लीडरशिप क्षमता से कई बार लड़ाइयों को जीतता था, प्राचीन शिकारियों में भी कुछ लोग नेतृत्व करते थे जो योजना बनाते और सबको संगठित रखते थे ताकि शिकार सफल हो सके। दूसरे लोग लकड़ी, पत्थर और पानी जुटाने में लगते। शिकार हमेशा एक टीम का काम था, कोई अकेला इतनी ताकतवर जानवर से नहीं निपट सकता था। इस सामूहिक स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के कारण वे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस शिकार को पार पाते थे, ठीक वैसे ही जैसे जरासंध अपनी बहादुरी और चतुराई से रणभूमि में जीत हासिल करता था। और महिलाएं सिर्फ बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं थीं। वे जाल बुनने, औजार बनाने और छोटे जानवरों को पकड़ने में माहिर थीं। बच्चे बचपन से ही काम में हाथ बंटाने लगते, लकड़ी लाना, पानी भरना या बड़े बुजुर्गों से शिकार की तकनीक सीखना। बुजुर्गों की भूमिका भी अहम थी। वे मौसम के बदलाव का अंदाजा लगाते, रास्ते याद रखते और औजार व हथियार बनाने के पुराने तरीके सिखाते। उनकी याददाश्त ही एक तरह से समूह की लाइब्रेरी थी। कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी,
तो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी शब्दों और अनुभव से आगे बढ़ता था। कभी कभी बीमारी या चोट पूरे समूह के लिए चुनौती बन जाती। ऐसे समय में बाकी सभी लोग मिलकर बीमार की देखभाल करते, उसे आराम देते, आग के पास रखते और पौधों या जड़ी बूटियों से इलाज की कोशिश करते। इस तरह की करुणा इंसानी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, क्योंकि यह दिखाती है कि निएंडरथॉल सिर्फ ताकतवर शिकारी नहीं थे, बल्कि डीप सोशल संबंध रखने वाले जीव भी थे। शाम होते ही सब फिर से एक जगह लौटते। आग के आसपास बैठकर दिन भर की कहानी सुनाई जाती। किसने क्या शिकार किया, कहाँ खतरा दिखा और अगली यात्रा कहाँ होगी। हो सकता है कभी कभी कोई कहानी हंसी में बदल जाती हो, तो कभी कोई पुरानी घटना सुनकर सभी चुप हो जाते हों। यह जीवन भले ही कठोर था, लेकिन इसमें एक गहरी साझेदारी थी। हर व्यक्ति का अस्तित्व बाकी सब पर निर्भर था। यही वह बंधन था जिसने उन्हें हजारों साल तक जीवित रखा। और अब जब हम इन लोगों के जीवन की यह तस्वीर देखते हैं, तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है, आखिर वे दिखते कैसे थे? क्या उनका चेहरा हमारे जैसा था, या ठंड और कठिनाइयों ने उन्हें एक अलग ही रूप दे दिया था? जब बात आती है निएंडरथल के चेहरे की, तो सोचिए, एक चेहरा जो इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि किसी महाकाव्य के पन्नों पर भी फिट बैठ सकता है। बड़ी मोटी सी उभरी हुई भवें, जैसे आंखों के ऊपर किसी ने पत्थर की मजबूत ढाल लगा दी हो। गहरी आंखें जो सीधे देखती हैं, मानो हर चीज को परख रही हों। नाक चौड़ी और मजबूत, ठंडी बर्फीली हवाओं को अंदर खींचकर गर्म करने के लिए बिल्कुल सही। जबड़ा इतना ताकतवर कि कठोर मांस को चबाना इनके लिए ऐसे था जैसे हम रोटी खाते हैं। अब जरा महाभारत के महाबली भीम या घटोत्कच को याद कीजिए। उनका विशाल शरीर, चौड़ा सीना और युद्ध में अद्भुत शक्ति। बस वैसा ही कुछ निएंडरथल के साथ था। कद ज्यादा नहीं, औसतन 5 फुट 5 इंच के आसपास, लेकिन जिस्म का हर हिस्सा ताकत से भरा हुआ। चौड़े कंधे, मोटी मांसपेशियां और ऐसा शरीर जिसे देखकर लगे कि यह किसी कठिन से कठिन मौसम में भी हार नहीं मान सकता। हो सकती है कि महाभारत के योद्धा भीम, घटोत्कच जैसे महाबली भी इसी पुरानी मानव प्रजाति से जुड़े हों। शायद उनकी ताकत और शारीरिक बनावट उसी निएंडरथल वंश की विरासत हो। लेकिन दोस्तों, यह कहना मुश्किल है कि यह सब कितना सच्चा है, पर इतना जरूर है कि निएंडरथल की छवि हमारे इतिहास और मिथकों की शक्तिशाली कहानियों से बहुत कुछ साझा करती है। यूरोप और पश्चिम एशिया की बर्फीली आंधियों में जहां एक साधारण इंसान का खून भी जम जाए, वहां निएंडरथल अपने चौड़े सीने और कॉम्पैक्ट ढांचे के साथ घंटों दिनों तक टिक सकते थे। लेकिन दोस्तों, निएंडरथल ने अपने दम और चतुराई से बड़े जानवरों का शिकार कैसे किया, कैसे वे होमो सैपियंस से बिल्कुल अलग पर इक्वली असरदार तरीकों से जंगल में अपना रास्ता बनाते थे। बर्फीली घाटी में सुबह का कोहरा फैला है। दूर दूर तक बर्फ और बीच में खड़े हैं निएंडरथल, हाथ में भारी भाले, आंखें शिकार पर गड़ी हुई। उनका पेट सिर्फ रोटी या फल से नहीं भरता था, उन्हें चाहिए था मांस, और वो भी बड़े जानवरों का। हिरन, जंगली घोड़े, बाइसन और कभी कभी तो ऊनी मैमथ भी। लेकिन ये शिकार अकेले का खेल नहीं था। निएंडरथल समझते थे कि ताकत तभी काम आती है जब दिमाग भी साथ हो। इसलिए वे मिलकर योजना बनाते, कभी जानवर को संकरे घाट में घेरते, कभी चट्टान के किनारे तक हाँकते, जहां से वो गिरकर आसान शिकार बन जाए। उनके हथियार सरल दिखते थे, लेकिन हाथों की मजबूती और तकनीक इतनी सटीक कि भाले का एक वार सीधे दिल या फेफड़े तक पहुंच जाए। और हां, वो सिर्फ मांस पर ही निर्भर नहीं थे। मौसम के हिसाब से रूट्स, जामुन और कंद भी उनके आहार में शामिल थे, खास तौर पर तब जब बर्फ ने शिकार ढूंढना मुश्किल कर दिया हो। और सोचिए, गुफा के अंदर आग की लपटें जल रही हैं, बाहर निएंडरथल अपने पूरे झुंड के साथ शिकार की तैयारी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग योद्धा जो शायद 50 सर्दियां देख चुका है, अपने अनुभव से रास्ता तय करता है। 2-3 नौजवान आगे बढ़ते हैं, बर्फ में अपने भारी पैरों के निशान छोड़ते हुए। पीछे कुछ और शिकारी चुपचाप हाथ में भाले कसकर पकड़े हुए जानवर को धीरे धीरे जाल में घेरते हैं। और इतना ही नहीं, वह लोग शिकार की सफलता के लिए ये शिकारी अपनी पत्थरों से बनी मूर्तियों या प्रतीकों की पूजा भी करते थे। वैज्ञानिकों ने जर्मनी के नेंडर घाटी में मिले अवशेषों के साथ साथ
भारत के भीमटेका की गुफाओं में भी ऐसे चित्र पाए हैं जिनमें न केवल शिकार के दृश्य बल्कि शिकार की पूजा की झलक भी मिलती है। यह दर्शाता है कि वे अपने शिकार की सफलता के लिए प्रकृति और अपनी आत्माओं का सम्मान करते थे। जब सही पल आता है, एक चीख, एक इशारा और फिर चारों तरफ से हमला। भालों की नोक चमकती है, बर्फ उड़ती है और जानवर जमीन पर ढेर हो जाता है। ये जीत सिर्फ शिकारी की नहीं, पूरे समूह की होती है। शिकार के बाद मांस को हिस्सों में बांटा जाता है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए पहले, फिर बाकी के लिए। कुछ मांस आग पर भुनता है, बाकी को धुएं में सुखाया जाता है ताकि आने वाले हफ्तों में भी पेट भरा रहे। और इसी शिकार के साथ एक और हुनर जुड़ा हुआ था, औजार बनाना। भाले, चाकू और पत्थर की धारदार ब्लेड, यानी अगले चैप्टर में हम देखेंगे। शिकार ही नहीं, औजार बनाने में भी वो माहिर थे। बर्फीली धरती पर जीवित रहने के लिए निएंडरथल के पास सिर्फ ताकत ही नहीं थी, उनके पास हुनर भी था। पत्थरों को चुनना, उन्हें छटकाकर तेज धार देना, इनसे बनते थे चाकू, स्क्रैपर और भाले की नोक। लकड़ी की मजबूत डंडियों पर इन्हें बांधकर वो ऐसे हथियार तैयार करते थे जो एक ही वार में शिकार को गिरा दें। उनके सबसे प्रमुख हथियार तकनीक थी लेवेलॉइस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम फ्रांस के लेवेलॉइस इलाके से पड़ा है, जहां इस तरह के पत्थरों के औजार पाए गए थे। इस टेक्नोलॉजी में पत्थर को इस तरह से काटा जाता था कि एक खास आकार और तेज किनारे वाला ब्लेड तैयार हो सके। यह औजार काटने, छीलने और भेदने के काम आता था। अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट डॉन क्लार्क और फ्रांसीसी पुरातत्वविद मॉरिस टुबी ने अपनी किताब द निएंडरथल लेगेसी में विस्तार से बताया है कि निएंडरथल के औजार न केवल रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोगी थे, बल्कि शिकार में भी इनकी अहम भूमिका थी। ये औजार इतने प्रभावशाली थे कि वे बड़ी हड्डियों को तोड़ने, जानवरों के मांस को काटने और लकड़ी या अन्य सामग्री को आकार देने में भी मदद करते थे। निएंडरथल की गुफाओं में पाए गए इन औजारों से पता चलता है कि वे किसी भी परिस्थिति में जल्दी अनुकूलित हो जाते थे। हड्डियों और सींगों से भी औजार बनाए जाते थे, कभी सिलाई के लिए, कभी खाल साफ करने के लिए और कभी ऐसे नुकीले तीर बनाने के लिए जो शिकार की खाल भेद जाए। सबसे अहम, उन्होंने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था। आग सिर्फ गर्मी और खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को दूर रखने और अंधेरे में रोशनी देने के लिए भी थी। औजारों का ये नॉलेज सिर्फ ताकत की कहानी नहीं, बल्कि दिमाग और क्रिएटिविटी की भी मिसाल है। और हाँ, अगर आप हथियारों और औजारों के बारे में गहराई से सुनना चाहते हैं तो हमने इस पर एक ऑलरेडी पूरा 30 मिनट का वीडियो बना रखा है, जिसमें सिर्फ निएंडरथल ही नहीं बल्कि बाकी प्रजातियों के औजारों की भी चर्चा की है। दोस्तों, हमने अब तक निएंडरथल के रहन सहन, उनकी ताकत और शिकार के तरीके के बारे में जाना। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जिंदगी बचाने वाले शिकारी थे या इनके अंदर भी कुछ ऐसा था जो हमें आज की इंसानी सभ्यता से जोड़ता है? असल में निएंडरथल के अंदर कला और संगीत की भी एक दुनिया थी। उनके द्वारा बनाई गई चित्रकला और बजाए गए संगीत के साधनों से पता चलता है कि वे अपनी इमोशंस, सोच और ड्रीम्स को भी व्यक्त करते थे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी कला की। स्पेन की एल कैमिनेटा गुफा में 64,000 साल पुराने चित्र पाए गए हैं, जिनमें रेड और येलो रंगों से बने अंक, हाथ के निशान और जानवरों की आकृतियां हैं। ये चित्र न केवल सजावट थे, बल्कि एक तरह का संवाद और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन भी थे। हिस्टोरियन मानते हैं कि इन चित्रों को बनाने के लिए निएंडरथल ने पत्थर के टुकड़ों, लकड़ी और हड्डियों से रंग बनाकर और खास तकनीक से चित्र बनाए होंगे। यह दर्शाता है कि उनके मन में सौंदर्य की समझ थी और वे अपनी दुनिया को समझाने की कोशिश करते थे। और जैसे हमने ऊपर जिक्र किया था, इस गुफा में आपको एक बहुत ही रोचक चित्र भी मिलेगा, जिसमें 3 हिरण तेजी से भाग रहे हैं और सामने एक आदिमानव धनुष पर लौट किए उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। गुफा की दीवारों पर कुछ बेहद खास चित्र भी हैं जो निएंडरथल के सोशल और कल्चर लाइफ की गहराई को दिखाते हैं। इनमें एक चित्र ऐसा है जहां एक महिला शांत और गरिमामयी अंदाज में बैठी हुई है। उसके चेहरे पर एक मृदु मुस्कान है और उसके बाल बड़े प्यार से सजाए गए हैं। शायद उन्होंने फूल या पत्तियों से श्रृंगार किया हो। उसके गले में कोई हार या माला झलक रही है जो उसके सौंदर्य और सम्मान का प्रतीक है। महिला की आंखों में एक तरह की कहानी छिपी है।
शायद लाइफ के संघर्ष, प्यार और उम्मीद की। उसके आसपास कुछ छोटे जानवर और फूल भी उकेरे गए हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि प्रकृति से उनका गहरा नाता था। अब बात करते हैं संगीत की। यह सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन साइंटिस्ट ने यूरोप के कुछ क्षेत्रों में ऐसी हड्डियों के टुकड़े पाए हैं जिनमें छेद कर उन्हें एक तरह के फ्लूट जैसा बनाया गया था। ये फ्लूट 40,000 साल पुराना बताया गया है और इसे निएंडरथल द्वारा बजाए जाने का अनुमान है। संगीत उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, चाहे वह उत्सव हो, शिकार के लिए तैयारी हो या फिर कठिन समय में एक दूसरे को सांत्वना देना। दोस्तों, निएंडरथल पुरुष वो जो अपने परिवार की ताकत और हिम्मत से रक्षा करते थे, जो शिकार करते थे और अपनी पूरी टोली को सुरक्षित रखते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निएंडरथल महिलाओं की भी ताकत और महत्व कम नहीं था? वे सिर्फ घर संभालने वाली मां नहीं थीं, बल्कि अपने आप में एक योद्धा थीं। ये महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल करती थीं, उन्हें प्यार देती थीं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर मुश्किल का सामना करती थीं। लेकिन साथ ही वे घर की चौकीदार भी थीं। ये महिलाएं अपनी कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थीं। गुफा चित्र बनाना, समूह में गीत गाना और अनुष्ठान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। निएंडरथल लोग भी आज की तरह प्यार करते थे। वे अपने जीवन साथी के साथ गहरा लगाव रखते थे। केवल फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल बंधन भी उनके रिश्तों का हिस्सा था। वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रमाण भी पाए हैं जिनसे पता चलता है कि निएंडरथल अपने साथी के प्रति वफादार थे और बच्चे पालने में सहयोग करते थे। जब बच्चे होते थे तो पूरा समूह मिलकर उनकी देखभाल करता था। प्रेम में वे अपने साथी के लिए सम्मान और देखभाल दिखाते थे। कठिन जीवन में यह रिश्ता उनकी ताकत का एक बड़ा स्रोत था। दोस्तों, अब तक हमने निएंडरथल के शिकार, कला और हथियारों के बारे में जाना। तो सवाल ये उठता है, क्या ये लोग भी हमारे जैसे घर बनाते थे या फिर कहीं बाहर खुले आसमान के नीचे रहते थे? क्या उनके पास अपनी सुरक्षा और आराम के लिए कोई खास ठिकाना था? उनके घर या रहने की जगह अक्सर गुफाओं और नेचुरल झोपड़ियों जैसी होती थीं। गुफाएं उन्हें ठंड, बारिश और जंगली जानवरों से बचाने में मदद करती थीं। यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में, जैसे फ्रांस की शोवेट गुफा, स्पेन की एल कैमिनेटा गुफा और जर्मनी की शोंडरफर्ड गुफा में ऐसे ठिकाने मिले हैं जहां निएंडरथल रहते थे। भारत में भी उत्तर पूर्वी राज्यों में कई ऐसी गुफाएं और शेल्टर पाए गए हैं जिनमें प्राचीन मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि नागालैंड की जेनाथूंग गुफा, जहां निएंडरथल या उनके निकटवर्ती पूर्वजों के जीवन के निशान मिले हैं। लेकिन दोस्तों, एक अहम सवाल, क्या निएंडरथल भगवान या दैवी देवता पर विश्वास करते थे? दोस्तों, सच कहें तो हम सटीक तौर पर नहीं बता सकते कि निएंडरथल भगवान या किसी दैवी शक्ति में विश्वास करते थे या नहीं, क्योंकि उनकी कोई लिखित किताब या दस्तावेज हमें नहीं मिला। लेकिन उनके गुफाओं में बने चित्र, उनके द्वारा दफनाए गए मृतकों और कुछ रिलीजियस जैसे अनुष्ठानों से हमें यह अंदाजा लगाना पड़ता है कि वे किसी न किसी रूप में स्पिरिचुअल जीवन में विश्वास रखते थे। साइंटिस्ट ने यूरोप के कई इलाकों में निएंडरथल के कब्रिस्तान पाए हैं, जहां मृतकों को खास तरीके से दफनाया गया था। मृतक के साथ कब्र में कुछ औजार, जानवरों की हड्डियां या रंगीन पत्थर रखे गए थे। शायद ये कुछ सिंबॉलिक चीजें थीं जो मृत्यु के बाद के जीवन में काम आती हों। स्पेन की एल कैमिनेटा गुफा और फ्रांस की शोवेट गुफा में भी गुफा पिक्चर मिले हैं, जिनमें कुछ मार्क और शेप्स पूजा अर्चना की तरह लगती हैं। गुफा की दीवारों पर ऐसे चित्र भी देखे गए हैं जिनमें समूह में लोग किसी नेचुरल शक्ति या वस्तु की उपासना कर रहे हैं, जैसे पेड़, सूर्य या जल स्रोत। आज भी ऐसे ही कुछ जनजातीय समुदाय अपनी पूजा प्रथाओं में प्रकृति के इन तत्वों को पवित्र मानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के पूर्वोत्तर का नागा जनजाति अपने अनुष्ठानों में पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों को देवता मानते हैं। वे नेचुरल रिसोर्सेज की पूजा करते हैं और मानते हैं कि ये उनके जीवन के संरक्षक हैं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। निएंडरथल का जीवन भी ऐसा ही एक मोड़ देखा, जिसने इतिहास में उनके नाम को लगभग धुंधला कर दिया। होमो सेपियंस, यानी हमारे पुराने पूर्वज। ये लोग तेज दिमाग वाले और ज्यादा चालाक थे। वे नए नए औजार बनाते, शिकार की बेहतर तकनीक जानते और बड़ी दूरियां तय कर सकते थे।
उनकी लैंग्वेज भी निएंडरथल से ज्यादा विकसित थी, जिससे वे बड़ी संख्या में मिलकर एक दूसरे से जुड़ सकते थे। शुरुआत में निएंडरथल और होमो सेपियंस की मुलाकातें कभी कभी होती थीं, नदी के किनारे पानी भरते, शिकार करते या गुफा के रास्ते से गुजरते वक्त। कुछ मुलाकातें शांतिपूर्ण थीं, जहां वे भोजन, औजार या साथी का आदान प्रदान करते थे। कभी कभी तो उनके रिश्ते इतने गहरे हुए कि अगली पीढ़ी में दोनों के जीन मिले। लेकिन धीरे धीरे होमो सेपियंस की संख्या बढ़ने लगी और वे हर जगह फैलने लगे। उन्हें जमीन, पानी और शिकार की जरूरत थी। निएंडरथल की छोटी छोटी बस्तियां अब इनके घेरे में आने लगीं। समय के साथ करीब 45,000 साल पहले होमो सेपियंस बड़े बड़े समूह बनाकर जंगलों, घाटियों और तटों में फैल चुके थे। उनके औजार और शिकार के तरीके ज्यादा उन्नत थे। निएंडरथल अब सीमित इलाकों में सिमट गए थे। उनके शिकार कम होने लगे, खाना ढूंढना मुश्किल हो गया और बार बार नई जगहों की तलाश करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उस समय मौसम भी बहुत बदल रहा था। बर्फीले युग की ठंडी हवाएं और बदलाव ने निएंडरथल को दोहरी मार दी और साइंटिस्ट के अनुसार उनके सबसे बड़ा दुश्मन था बीमारी, जो होमो सेपियंस से आई। ये बीमारियां निएंडरथल की छोटी आबादी को खत्म कर रही थीं। जहां निएंडरथल बच भी गए, वहां इनब्रीडिंग यानी आपसी शादी ने उनकी ताकत कम कर दी। करीब 40,000 साल पहले यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से निएंडरथल गायब हो गए। उनकी आखिरी ठिकाने स्पेन और जिब्राल्टर की गुफाएं कुछ हजार साल और टिकी, फिर वो भी खत्म हो गई और तब धरती पर सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि निएंडरथल खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे पूरी तरह मिट गए। आज के वैज्ञानिक रिसर्च इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे डीएनए में निएंडरथल का एक खास हिस्सा अब भी मौजूद है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हथियारों का खोज कैसे हुआ, तो इस बटन पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं।